राम राम। मैं आपका दोस्त विशेष शुक्ला बोल रहा हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाने आया हूँ जो कि बाकी कहानियों से बहुत अलग है। ये कहानी है एक मनोज नाम के लड़के की। तो आइए मनोज के ही शब्दों में ये कहानी को सुनते हैं। नमस्कार, मैं मनोज हूँ। मैं एक ऐसा लड़का हूँ जो कि गांव में पैदा हुआ। हम सभी जानते हैं कि गांव के लोग कितने मिलजुल कर रहते हैं। मेरा पूरा बचपन गांव में बीता। मैं जब 10 साल का था तो मेरे गांव में एक पेड़ हुआ करता था, आम का पेड़। यह आम जैसा दिखने वाला फल का पेड़। आम जैसा दिखने वाला इसीलिए क्योंकि उस पेड़ के फल हमने कभी चखे नहीं थे। गांव में कोई ऐसा पेड़ नहीं होगा जिसके फल हमने चुरा कर खाए ना हो या हमने तोड़कर ना खाए हो। मगर वो एकमात्र ऐसा पेड़ था जिसके फल तो क्या, हमने उस पेड़ को भी छुआ नहीं था। उसके आसपास तारबंदी की गई थी, फेंसिंग की गई थी। कोई उसके पास जाना पसंद नहीं करता था, और रात को तो कतई नहीं। एक बार हम दोस्तों ने मजाक मजाक में एक दूसरे से कह दिया कि वहाँ पर ज़रूर कोई बुरी शक्ति होगी। ये बात हमारे घर वालों तक पहुँच गई। मैं अब भी याद कर सकता हूँ कि मेरे मम्मी पापा का चेहरा चिंता की लकीरों से किस तरह ढक गया था जब उन्हें ये बात पता चली थी। खैर, वक्त का पहिया आगे बढ़ा। वो 10 साल का मनोज अब 22 साल का है और शहर में अच्छी खासी नौकरी करता है। एक बार अलमारी जमाते हुए यूं ही मुझे एक एल्बम मिल गई, पुराने फ़ोटोज़ की एल्बम। दिमाग उन पुरानी यादों में पहुंच गया। शहर में आने के बाद गांव की वो यादें आज इतने दिनों बाद ताज़ा करने का मौका मिला था। नौकरी के कारण मुझे गांव छोड़ने का दुख तो है, मगर इस बात की भी खुशी थी कि वो एल्बम अब तक सही सलामत है। मैंने उस एल्बम के एक एक फ़ोटो को देखना शुरू कर दिया, और मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि जब यादों की बारात शुरू होती है तब वो तभी रुकती है जब या तो आपको कोई ज़रूरी काम हो या तो आपको कोई आवाज़ लगा दे। मेरे यादों की बारात कुछ अलग तरीके से रुकी। कुछ ऐसे कि मुझे एक फ़ोटो दिखा अपने दोस्तों के साथ, जिसमें पीछे कुछ वायर्स नज़र आ रहे थे, और वो फेंसिंग वायर्स उसी तारों से मिलते थे जो कि उस पेड़ के आसपास थे। ऐसा पेड़ जिसको हमने कभी छुआ तक नहीं था। छुट्टियां थी, सो मैंने और मेरे एक दोस्त ने सोचा कि चलिए मिलकर के गांव जाकर वेकेशन ही मना ली जाए। हम दोनों अगले ही दिन गांव के लिए निकल पड़े। अब मेरे और मेरे दोस्त के आने की खबर पूरे गांव में फैल चुकी थी। सभी लोग हमारा बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। मैं भी उनके मिलने के लिए बहुत ही खुश था, बहुत ही एक्साइटेड था। मैं और मेरा दोस्त कार से गांव पहुंच ही गए थे। वो पेड़ गांव की शुरुआत में ही था, या यूँ कहे गांव के आउटस्कर्ट्स में था। हम जैसे ही गांव में एंटर हुए, उसके कुछ ही देर पर वो पेड़ मुझे दिखने लगा। मैं बिना कुछ सोचे समझे, एकदम थॉटलेस होके बस उस पेड़ को घूरते जा रहा था, बिना पल के झपकाए, बिना कुछ सोचे। पता नहीं क्या था उसमें, मगर मुझे कुछ पल के लिए अजीब लगा। फिर निकेत ने कुछ मुझसे पूछा और मेरा ध्यान भटक गया। आखिर उसे मेरा घर नहीं पता था। मैंने उसे रास्ता बताया और हम हमारे घर के आगे थे। घर पहुंचकर मैंने सबसे पहले अपने मम्मी पापा को चरण स्पर्श करा, उनसे मुलाकात करी। ऐसे करके हमारा दिन काफ़ी बढ़िया बीता। रात में गांव के सभी लोग ठंड में बॉनफायर जला करके वहाँ पर आपस में बातें किया करते थे। उस समय ठंड तो नहीं थी, मगर गर्मियाँ भी नहीं थी। सब लोग कुर्सी डाल करके बैठे थे, हम भी बैठे थे। मुझे मेरे गांव वालों के हाल जानने की बड़ी दिलचस्पी थी, और उन्हें मेरे शहर का एक्सपीरियंस जानना था। बड़ी बातें हुई, खूब हंसी मजाक हुआ, और मस्ती मजाक में कब वक्त बीत गया पता ही नहीं चला। फिर पता नहीं कैसे उस पेड़ के बारे में बात निकली। उस पेड़ के बारे में बात निकलते ही सब लोग ऐसे खामोश हो गए जैसे उन्हें कोई सांप सूंघ गया हो। मैंने उनसे जिद करके जानना चाहा कि आखिर उस पेड़ में ऐसा क्या है जो बचपन में भी उन्होंने मुझे उस पेड़ के पास जाने नहीं दिया। उन्होंने इस बात का साफ साफ तो कोई उत्तर नहीं दिया, बस इतना कह दिया
कि रात के वक्त उस पेड़ के पास कोई जाना पसंद नहीं करता। उन्होंने बताया कि कुछ गांव वालों के साथ कुछ अजीब अजीब चीज़ें हुई है उस पेड़ के पास जाने पर। हालांकि उन्हें कुछ ज़्यादा हानि नहीं हुई, पर फिर भी उस पेड़ के पास जाना वाजिब नहीं है। ऐसे करके चर्चा का दौर ख़त्म हुआ। रात बहुत हो चुकी थी, सब लोग सोने चले गए। मैं और निकेत भी सोने गए, मगर मुझे गांव पहुंचने की इतनी खुशी थी कि मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। निकेत के लिए भी नई जगह थी, तो उसे भी नींद कहाँ से आती। हम दोनों ने सोचा कि एक चक्कर मार के आते हैं गाँव का। रात बड़ी सुहानी है, हल्की हल्की ठंडी हवा भी चल रही है, तो एक चक्कर मार लिया जाए। मम्मी पापा उस समय आधी नींद में थे। उन्होंने हमें चक्कर लगाने से रोका नहीं, क्योंकि उन्हें पता है कि मैं गांव के सारे रास्ते अच्छे से जानता हूँ। आखिर मेरा बचपन बीता है वहाँ पर। मगर उन्होंने बस एक लाइन कही, बेटा उस पेड़ के आसपास मत जाना। मैं और निकेत मस्ती मजाक करते हुए घूम रहे थे। निकेत ने मुझसे पूछा कि आखिर उस पेड़ में ऐसा क्या है जो वो तुम्हें उनके पास जाने से रोकते हैं। आखिर उसने एक ऐसा क्वेश्चन पूछा था जिसका आंसर मुझे भी नहीं पता था। मैंने उसे कह दिया कि मुझे एग्जैक्टली तो नहीं पता, पर बोलते हैं कि वहाँ कुछ ठीक नहीं है। मुझे याद है कि एक बार मम्मी पापा को 3 दिन के लिए बाहर जाना पड़ा था। वो मुझसे कह के गए थे कि घर में जो है वो खा लेना, अगर ज़्यादा भूख लगे तो पास में रामू काका के यहाँ जाकर कुछ खा लेना, बदतर केस में भूखे सो जाना, मगर उस पेड़ के फलों की ओर दृष्टि भी मत डालना। प्रॉमिस करो हमें कि तुम वो पेड़ के फल नहीं खाओगे। मैं उस वक्त छोटा था, सो मैंने प्रॉमिस कर दिया। ऐसे करके हम दोनों घूम ही रहे थे कि तभी निकेत को एक फ़ोन आ गया। उसे लैपटॉप पर अचानक से कुछ काम आ गया था, तो उसको वापस घर लौटना पड़ा। अब मैं अकेला अपने गांव के बचपन की यादों को ताज़ा करता हुआ घूम रहा था कि तभी मेरे मन में एक विचार आया। विचार ये कि क्यों ना उस पेड़ के पास चलकर देखा जाए। मैं उसे छूँगा नहीं, न ही उसके फल तोड़ करके खाऊंगा, मगर उसके पास जाने में क्या बुराई है। उस पेड़ का रास्ता वहाँ से हार्डली 5-10 मिनट दूर था। मैंने फ़ोन में गाने लगाए, उसमें ईयरफोन्स लगाए और चल पड़ा। मैंने अपने घड़ी की ओर देखा तो मैं हैरान रह गया। मुझे थकान हो गई थी, ऐसे कि जैसे मैं 15-20 मिनट या आधा घंटा चल लिया हूँ, मगर घड़ी के मुताबिक मैं 5 मिनट भी नहीं चला था। ज़रा सोचिए दोस्तों, उस जगह के बारे में ध्यान कीजिए जहाँ पहुँचने में आपको 15 मिनट लगते हैं। आप अपने घर से निकले, आप आधे घंटे जितना चल लिए, मगर आप उस जगह के आधे रास्ते भी नहीं पहुँचे। आपकी क्या हालत होगी? वही हालत मेरी भी उस समय हो रही थी। मैं हैरान रह गया था देखकर कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। अब मुझे थोड़ा सा डर लगने लगा था। क्या मुझे वापस मुड़ जाना चाहिए या मुझे वापस आगे बढ़ना चाहिए? मैंने सोचा थोड़ा आगे बढ़कर देखते हैं, अगर सब कुछ ठीक रहा तो जाएंगे, वरना लौट चलेंगे, कौन सी बड़ी बात है। ऐसा सोचकर मैं आगे बढ़ गया। मैं जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहा था, ऐसा लगता था मानो मैं एक ढलान पर चढ़ रहा हूँ, एक ऐसी ढलान जिसका कोई अंत ही नहीं है। मेरे पैर बहुत भारी लग रहे थे। मैंने फिर से घड़ी की ओर देखा। इस बार मैं और भी ज़्यादा हैरान रह गया, क्योंकि इस बार घड़ी के कांटे उल्टे घूमने शुरू हो गए थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था मुझे कैसे रिएक्ट करना चाहिए। मैं सन्न रह गया। मैंने सोचा कि अब यहाँ से घूमकर घर लौटना ही अच्छा है। मैंने सोचा मैं निकेत को फ़ोन कर देता हूँ, वो मुझे लेने आ जाएगा, क्योंकि मेरी हालत बिल्कुल भी वैसी नहीं थी कि मैं खुद चलकर जा पाऊँ। मैं काफ़ी डर गया था और इतना ज़्यादा चलने के कारण मेरे पैर भी दर्द कर रहे थे। मैंने जैसे ही फ़ोन उठाया, फ़ोन ने काम करना बंद कर दिया था। 70% बैटरी होने के बाद भी फ़ोन ऐसे रिएक्ट कर रहा था जैसे उसमें कोई बैटरी है ही नहीं, जैसे उधर कोई नेटवर्क आता ही नहीं है। अब मुझे डर लगने लगा था। अचानक एक दो आंधी के झोंके आए। अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। ठंडी हवाओं के बीच भी मेरे पूरे शरीर पर पसीने छूट रहे थे। मुझे अब वो सारी बातें याद आ रही थी जो मैंने रात में गांव वालों के सामने की थी, कि मैं भूत से नहीं डरता, मैं बुरी शक्तियों से नहीं डरता,
और मैं उस पेड़ के पास जा सकता हूँ, उस पेड़ पर भी चढ़ सकता हूँ। उस पेड़ पर चढ़ना तो दूर, अब मैं उस पेड़ को देखना भी नहीं चाहता था। मैंने मन ही मन में सोचा, यार मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई मनोज, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आगे से मैं कभी इस पेड़ के पास नहीं आऊँगा। बस एक बार मैं यहाँ से निकल जाऊँ, फिर नहीं आऊँगा यहाँ पर। ऐसा सोच कर मैंने पीछे मुड़ा। पीछे मुड़ने के लिए जैसे ही मैंने कदम बढ़ाए, मानो मेरे पैर किसी ने पकड़ लिए थे। मैं हिल ही नहीं पा रहा था। मैंने फिर से वही भाव अपने मन में लाया, फिर से कभी इस पेड़ के पास आने की नहीं सोचूंगा। बस इस बार जाने दो, इस बार बच जाने दो, इस बार बच जाऊं मैं बस। ऐसा सोचकर मुझे तकरीबन 5-10 मिनट का वक्त मिला। इसमें मुझे थोड़ा ठीक लगने लगा। अपने शरीर में जितनी भी जान थी मैंने सारी जान समेटी और आंख बंद करके भागना शुरू कर दिया, गांव की ओर, अपने घर की ओर। मेरे पैरों में कंकड़ चुभ रहे थे, मेरे शरीर से पसीने छूट रहे थे, मेरे हाथ और पैर कांप रहे थे, मगर मैं रुकना नहीं चाहता था। मैं सीधा घर जाना चाहता था। कुछ समय भागने के बाद मुझे गांव की घरों से आती हुई टिमटिमाती रोशनी नजर आने लगी। मुझे सामने निकेत भी दिख रहा था, जो कि शायद किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था, मगर मैं रुकना नहीं चाहता था। मैं सीधा अपने घर जाकर ही रुकना चाहता था। मैं जैसे ही वहाँ पहुँचा, निकेत मुझे देख करके हैरान रह गया। वो मुझसे पूछने लगा कि आखिर मेरी ऐसी हालत कैसे हो गई, और उसने नीचे देखते हुए कहा, यार मनोज तेरे जूते कहाँ हैं? मैंने नीचे देखा अपने पैरों की ओर। वाकई में मेरे जूते नहीं थे। मैं नंगे पैर इतनी दूर भाग कर आया था। फिर मुझे याद आया कि शायद उस वक्त जब मुझे अपने पैर भारी लग रहे थे, तब शायद किसी ने मेरे जूते पकड़ लिए थे, और जब मैं भाग रहा था तो मुझे कंकड़ इसीलिए चुभ रहे थे क्योंकि मैं नंगे पैर भाग रहा था। मगर मुझे जूते की कोई परवाह नहीं थी। मैं जब घर सही सलामत पहुंच गया, वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। मैंने निकेत को सारी बात बताई और उससे कहा कि घर वालों को या गांव वालों में किसी को भी कुछ भी ना बताए। फिर हम दोनों सोने चले गए, या यूँ कह ले नाम का सोने चले गए। मेरी तो नींद ही उड़ गई थी। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं इसे क्या नाम दूँ। मेरे साथ क्या हुआ था ये। मैंने सोचा कि अब यहाँ पर रुकना ठीक नहीं, मुझे गांव से चले जाना चाहिए। जिस गांव में आने के लिए मैं एक्साइटेड था, अब वहाँ से जाने के लिए मैं उतना ही ज़्यादा व्याकुल था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। मैंने एक तरफ सोचा कि अभी के अभी शहर की ओर निकल चलते हैं, मगर शहर की ओर जाने के लिए उस रास्ते से गुजरना होगा जहाँ पर वो पेड़ था, जिसके बारे में सोचकर ही मेरी रूह कांप जाती। 2-3 दिन गांव में बिताने के बाद मैं और निकेत हम दोनों शहर लौट गए। शहर में अब जब भी ऑफिस में या दोस्तों के सर्कल में कभी भी कोई बात होती है और कोई मुझसे पूछता है, मनोज यार तू भूतों में मानता है, तू मानता है ऐसा कुछ होता है, तो मेरा एक ही जवाब होता है, मैं नहीं जानता कि भूत होते हैं या नहीं। मैं ये भी नहीं जानता कि इसका जवाब हाँ या ना है, मगर इतना ज़रूर जानता हूँ कि कुछ तो है। ऐसा बोलते ही मेरे दिमाग में उस रात का वो हादसा याद आ जाता है, जिसे सोचकर मेरे पसीने छूटने शुरू हो जाते हैं। मेरे कुछ दोस्त इस बारे में मेरा मजाक भी उड़ाते हैं, मगर मैं ही जानता हूँ कि उस रात मुझ पर क्या बीती थी।